कि जिस तरह हम अंग्रेज़ों की बुराई करते हैं कि अंग्रेज़ों ने आकर सब कॉन्टिनेंट में जुल्म किया, हमने वही कॉपी पेस्ट जाकर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कर दिया। एशियंस, हम मुस्लिम्स इस वक्त भी जो मलावी का प्रेसिडेंट है वो उस मुल्क का मुफ्ती आज़म है, ईसाइयों का मुफ्ती आज़म डॉक्टर लज़रस चकवेरा, उस मुल्क का सबसे बड़ा पादरी। कितने ऐसे लोग हैं, उन लोगों की मैंने जहन साजी की मलावी में, जिनका सरमाया दूसरे मुल्कों में जाता था। ये लोग ऐसे चोर हैं अफ्रीकी, माज़अल्लाह ऐसा कहते हैं, इनके जब बच्चा पैदा होता है इनके कान में कहा जाता है तो बड़ा होकर चोर बनना है। अफ्रीका में एक जगह मैंने पढ़ा 25 मिलियन पीपल सफरिंग फ्रॉम HIV एड्स, 1% मुसलमान, और हम उसी 1% को हाईलाइट कर रहे हैं और हमारा टारगेट उसी 1% की खिदमत करना है। उसी 1% में हमने स्कूल बना दिया, उसी 1% को फैसिलिटेट करने के लिए हमने हॉस्पिटल ही बना दिया होगा, हमने मस्जिदें ही बना दी होंगी। 1% से 3% कम्युनिटी को हमने कैटर कर लिया है। अगर मजहबी पेशवा कहे कि मेरा जेब हो, मेरा भी इसमें कट हो, मेरा भी कमीशन हो, मेरी भी प्रॉपर्टियाँ हो, मेरी भी फैमिली है, तो फिर इस तरह तो काम नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि। डायरेक्शन पॉडकास्ट हाफिज़ अहमद के साथ एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, एक नए मेहमान और एक नए मौजू के साथ। नाज़रीन, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, हम में से हर एक ये चाहता है कि हम किसी न किसी वेस्टर्न कंट्री में शिफ्ट हो जाएं, वहाँ की हमें PR मिल जाए, वहाँ का हमें वीज़ा मिल जाए, वहाँ की हमें रेजिडेंट मिल जाए, वहाँ का पासपोर्ट मिल जाए। ये इस वक्त पाकिस्तानी जो नौजवान हैं उनकी ये तरजीहात में से सबसे पहली तरजीह है। लेकिन आज जो हमारे साथ शख्सियत हैं, उन्होंने भी हिजरत की, वो भी इमिग्रेंट है, लेकिन उन्होंने एक ऐसी जगह हिजरत की कि जहां पाकिस्तान से भी सख्त हालात उन्हें फ़ेस करना पड़े। मैं बात कर रहा हूं अफ्रीका के कंट्री मलावी की, और हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं, इन्होंने किसी और मकसद के लिए नहीं बल्कि सिर्फ़ इस्लाम के लिए इन्होंने वहाँ पे हिजरत की। और हमारे साथ आज मौजूद हैं मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब। हमारे लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ जाते हैं क्यों? ताकि लिविंग स्टाइल अच्छा हो। वहाँ क्यों जाते हैं? ताकि वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, उसको वो अवेल कर सके और अपनी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो ला सके, अपनी लाइफ में लाइफ स्टाइल अच्छा गुजार सकें। मुफ्ती साहब ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी तरह अवेल कर रहे थे क्योंकि माशाल्लाह बहुत एजुकेटेड हैं और इनका इस्लामिक बैंकिंग में बहुत एक पुराना और एक बहुत जो है वो ज़्यादा काम है, तो इनको ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ मिली हुई थी, लेकिन सिर्फ इस्लाम के लिए इन्होंने हिजरत की। तो मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद और बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएँ हमारे यहाँ। तो मैं बात का स्टार्ट यहीं से करना चाहूँगा कि इस वक्त तो हालत यह है कि लोग कहने कही भाई युगांडा का वीज़ा मिले तो वहाँ भी चले जाओ, फलां का वीज़ा मिले तो वहाँ भी चले जाओ। तो इस वक्त एक बड़ी तादाद जो है ना वो मुसलमानों की हिजरत कर रही है। स्पेशली मैं पाकिस्तान की बात करूँ, मुसलमानों की, हमारे नौजवानों की, तो जो तादाद अफ्रीका की तरफ हिजरत करी है, पूरा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, साउथ अफ्रीका थोड़ा डेवलप है, जिम्बाब्वे एक दो ये नाम है थोड़े से डेवलप हैं, बाकी पसमानदा कंट्रीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो वहाँ जो है मुसलमानों को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? यानी स्पेशली अगर हम वेस्ट की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? बेहयाई का चैलेंज है। वहाँ चैलेंज क्या है कि तालीमी निज़ाम में वहाँ जब चेंजिंग्स आ रही हैं, स्पेशली LGBTQ वहाँ पे जो आ रहा है, ट्रांसजेंडरिज्म को जो प्रमोट किया जा रहा है, तो ये वेस्ट के चैलेंजेस हैं कि वहाँ होता है कि बंदा बिगड़ जाएगा, उसका ईमान जो है ना हाथ से छिन जाने के ख़तरे होते हैं। अफ्रीका में जो मुसलमान हिजरत करने आ रहे हैं वहाँ पे उनको क्या चैलेंजेस वहाँ पे फेस करने पड़ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हर शख्स ये चाहता है कि अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, खासकर यूरोप जगहों पर जाना चाहता है। अब चूँकि मेरी मजहबी फील्ड है, रिलीजियस फील्ड को मैंने अपने लिए एक चूज़ किया है डिवोटेडली, और ज़िंदगी भर मतलब इसी में अपना आप को वक्फ कर दिया है। तो मैं ये देखता हूँ कि वहाँ के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। ख़ासकर हमारे पास सबसे बड़ा मसला लैक ऑफ कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्स, काबिल कदर जो उलमा हों वहाँ पर आके लोगों को तबलीग करें, ख़ासकर गांव देहातों में। अब हमारा तबका जो जाएगा वो तो शहर में रहेगा। अब अफ्रीकन पॉपुलेशन 2 अरब के करीब है और 54 कंट्रीज़ हैं। हमारे लोग ये समझ जानते ना हो, एशिया में तो 48 कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका में 54 कंट्रीज। ये मेरे लिए भी नहीं, अफ्रीका में कंट्रीज़ भी ज़्यादा हैं, फिर अफ्रीका में लैंग्वेज बैरियर भी बहुत ज़्यादा है। शायद 1300 या 2000, एक जगह मैंने पढ़ा 3000 लैंग्वेजेस हैं। तो वहाँ पर जाने के लिए हमारे लोग शहर में आके बस जाते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका में जोबर्ग है, केप टाउन है, और कितने ऐसे लोग हैं कि पार्टीशन से पहले वहाँ पर इंडिया से हिजरत करके शिफ्ट हो चुके थे।
लेकिन अगर गांव देहातों में आबादी देखी जाए तो मेजोरिटी जो उसकी रूरल पॉपुलेशन है, देहाती आबादी है, वो 80% से भी ज़्यादा है अफ्रीका में। अफ्रीका में। जिस शहर में मैं हूँ तो ज़ाहिर वो ब्लेंटायर आप समझ लेंगे, जिस तरह हमारा कराची में औरंगी टाउन या कोरंगी या नाजमाबाद है, उससे भी छोटा ये शहर होगा। ओके ओके। और शहर के बाहर ही पूरी कच्ची आबादी है। यूँ देखने में तो खूबसूरत है। मलावी को वार्म हार्ट ऑफ अफ्रीका कहते हैं। अफ्रीका को अल्लाह ताला ने बड़ा जो है खूबसूरती से नवाजा है, बड़ी खूबसूरती है इसके जंगलात, और अल्लाह ताला ने बड़े इसको मादनियात और कुदरती वसाइल से नवाजा है। लेकिन मजहबी एतबार से उसमें बड़ी बड़ी कमज़ोरियाँ हैं। और मुसलमानों को एक ज़माने में बहुत उरूज था, सहाबा कराम वहाँ पहुँचे दीन की तबलीग की, बल्कि सहाबा कराम से पहले उसकी इस्लामिक हिस्ट्री बड़ी रिच है। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से, मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, मिस्र, मराकश, हाँ मिस्र और मराकश, अलजायर, ट्यूनिस, इनकी एक तारीख़ है। लेकिन हमने जो हमारे पीर मुर्शिद हमारे उस्ताद अक्सर कहते थे, मज़हब तो अब रुखसत हुआ, तारीख़ मज़हब देखिए। अब वो तारीख़ मज़हब हमें किताबों में मिलती है और वहाँ पर हर तरफ ईसाइयत है। हमारे जो लोग काम करने आएंगे तो वहाँ पर एक सोशल लाइफ नहीं है। उमूमन होता है कि मार्केट 8 बजे खुल जाती है, इनके बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। 8 बजे मार्केट खुल जाती है, बल्कि बाज़ लोग खासकर चाइनीज़ 7:30 बजे मार्केट में आ जाते हैं और 5 बजे बिल्कुल बंद। हमारे अक्सर जब मैं पहली दफ़ा जब पहुंचा मलावी में तो हमारे लोगों ने कहा कि आप आ रहे हैं लेकिन पहले हमें देख लें। मैंने कहा नहीं, आप मुझे देख लें, मुझे आपको क्या देखना है, मैं तो दीन के काम के लिए आया हूं। उन्होंने कहा नहीं, आपके कराची के लोगों को यहाँ की लाइफ समझ नहीं आएगी, 5 बजे के बाद कुछ भी नहीं है। हम लोग मगरिब की नमाज़ पढ़ के खाना खा लेते हैं, 6:30 रात का खाना 6:30 बजे खा लेते हैं और तकरीबन 9 बजे हम सो जाते हैं। तो इस तरह शहर के आने वाला सिर्फ अपना पैसा कमाने के लिए आएगा, नौकरी करेगा। अगर पढ़ा लिखा होगा तो वहाँ पर हमारे यहाँ, जैसा आपने जो बात की, जो आपका सवाल है पर्टिकुलरली, पढ़े लिखे लोगों के लिए स्कोप बहुत है। अगर आएँ, अच्छी कंपनीज में जॉब करें, और एक इस नीयत के साथ आए, इंटेंशन के साथ आएँ कि हम वहाँ पर आके पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। जैसे ACCA क्वालिफाइड हों, वो एक मिशन के साथ है। और होता यही है, मैं आपको अर्ज करूँगा, क्रिश्चियन मिशनरीज ने, ईसाई मिशनरी ने पढ़े लिखे लोगों को वहाँ पर भेजा है। अच्छा। तो आपके इस पॉडकास्ट के ज़रिए मैं कहूँगा, जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है, देखिए नौकरी आपको करनी है, लेकिन एक होती है नौकरी और एक होती है टारगेट बेस्ड जॉब। आप कहें कि मैं इस मुल्क में जा रहा हूँ और मेरा मकसद इस मुल्क को तरक्की करना है। अब जैसे मैं मस्जिद का इमाम हूँ, लेकिन मैं जब गया तो मैंने कहा कि इमामत भी करनी है, लोगों को एजुकेट भी करना है, कम्युनिटी की खिदमत भी करनी है। लेकिन मैंने साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, स्कूल का क़याम किया, और मैंने उस मुल्क की फ़िलासफ़ी, आइडियोलॉजी को समझा, और मैंने अपना विज़न रखा, लर्न एंड चेंज मलावी। सीखें और इस मुल्क की किस्मत को बदल दें। फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, माशाअल्लाह, सबके लिए फ्री तालीम। अब ये क्या मकसद क्या है कि हमारा मज़हब का फ़रोग भी हो और उस मुल्क की तरक्की भी हो। हमने इस चीज़ को भुला दिया है कि आका करीम अलैहिस्सलाम का टारगेट सिर्फ मस्जिद नबी शरीफ में दीन की तबलीग नहीं था, बल्कि फ्यूचर लीडर्स देना था। और आका करीम अलैहिस्सलाम को जानिसार सहाबी आगे जाकर गवर्नर भी बने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बने, हेड ऑफ स्टेट भी बने, वो इकोनॉमिस्ट भी बने, उनकी जियोलॉजिकल और हर एतबार से उनकी अपब्रिंगिंग भी हुई। तो ये मकसद होना चाहिए हमारे आज की नौजवान नस्ल को कि हम जाएं, अपना ज़रिया माश भी कमाएं और वहाँ के लोगों को एजुकेट करें, ख़ासकर जो हमारे ACCA क्वालिफाइड हैं, CA क्वालिफाइड हैं। और सबसे बड़ा मसला हमारे डॉक्टर्स का है। हमारे डॉक्टर्स का है कि मैंने कई दफ़ा कोशिश की कि हमारे पढ़े लिखे जो डॉक्टर्स हैं, खुदारा वो जो है अफ्रीका में आए, और वो आने के लिए तैयार नहीं है। वजह कहते हैं कि हम इतने पैसे पाकिस्तान, इंडिया में कमा लेते हैं। एशिया के डॉक्टर्स जो है, बाज़ दफ़ा ऐसे मामलात हैं कि चार्टर प्लान करके एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना पड़ता है, और वो जो है एक बहुत ही मालदार और रिच किस्म का शख्स, एलीट क्लास का शख्स, वही अफोर्ड कर सकता है। मिडिल क्लास फैमिली का शख्स तो कोई मुश्किल इलाज हो, डायलिसिस हो, हार्ट सर्जरी हो, कोई ऐसा हो, टिपिकल मसला हो, वो तो हो ही नहीं सकता। मैं शहर की बात कर रहा हूँ, शहर की बात। गाँव देहात में क्या हाल होगा आप देखें। तो यानी आपने जैसे डॉक्टर्स के वाले से स्पेशली बताया, तो मैं पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर्स का कहना है कि हम इतना यहाँ भी अर्न कर लेते हैं, उससे ज़्यादा अर्न कर लेते हैं, उससे ज़्यादा। अच्छा। अब वहाँ पर आकर उनका टारगेट है कि हम ज़्यादा पैसा कमाएं, 3-4 जगहों पर काम करें। हालांकि उधर लिविंग स्टाइल भी सहूलत है। हाँ, मैं वही पूछने वाला था कि लिविंग स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं सारा UK बेस्ड, कैम्ब्रिज सिस्टम तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। बच्चे वहाँ पर तालीम हासिल करते हैं। हैरत होगी कि जो हमारे कराची के बिल्कुल लो तबका जो है, बिल्कुल कच्ची आबादियों के रहने वाले हैं, जब वहाँ पर शिफ्ट हो गए मलावी, तो उनके बच्चे उर्दू में बात ही नहीं करते।
इंग्लिश स्पीकिंग, उनका डायलेक्ट, उनका प्रोनाउंसिएशन आपको ऐसा लगेगा किसी मास्टर्स एमए इंग्लिश से भी अच्छा है। अच्छा। क्योंकि वहाँ पर स्पोकन इंग्लिश ही बात ही कम्युनिकेशन ही बच्चे इंग्लिश में करते हैं, या तो मकामी ज़बान होगी जिस मुल्क में होंगे, और जो हमारे बच्चे वो स्कूल में सारी इंग्लिश सिस्टम है, सारा वही बेस्ड। सही। तो लिविंग स्टैंडर्ड में मैं चाहूँगा थोड़ा सा और बताएं कि लिविंग स्टैंडर्ड में क्या वहाँ पे डिफरेंसेस, जैसे आपने रूटीन का जिक्र किया ना जी। कि 5 बजे दुकानें बंद हैं, मगरिब के बाद खाना है, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ें हैं और ये तो मतलब फैसिनेट करती हैं कि भाई इन चीज़ों पे अमल किया जाए, तो मजबूरियों की वजह से कर ही नहीं सकते, चाह के भी हो नहीं सकता। तो वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में मैं चाहूँगा थोड़ा सा लिविंग स्टैंडर्ड ये कि नॉर्मल जो है लाइफ है जो हमारी होती है, जिस तरह पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में है, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, वहीं पर तकरीबन जो शहर में हमारी आबादी है सही है, उनकी अर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है। उतना लोग कमा लेते हैं, अपना गुजारा नॉर्मल हो जाता है। सही। थोड़ा डिफिकल्ट, ज़्यादा प्रदेश में डिफिकल्टी होती है, डीवैल्यूएशन फैक्टर बहुत ज़्यादा है। जब मैं पहुंचा 6 साल पहले तो तकरीबन 900 क्वाचे डॉलर की प्राइस थी, $1 900 क्वाचे का था। $1 900 900 क्वाचे का था, अब जो है 3100 हो गया है। अच्छा, इतना फर्क हो गया। जिस तरह पाकिस्तान में इस वक्त करंट रेट 278 है, जी जी, तो हमारे मलावी में इस वक्त 3100 हो गया है। इस कदर फर्क है, यानी हमारे पाकिस्तान के 1 लाख रुपए तो मलावी के 10 लाख रुपए बनते हैं। अच्छा, इस कदर फर्क है। करेंसी में डीवैल्यूएशन में ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, और मलावी में खुद में कोई ग्रोथ नहीं होती, तो माल तकरीबन साउथ अफ्रीका से इम्पोर्टेड माल होता है। फिर हमारे लोग जो आते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म, टारगेट अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करना नहीं है। यानी बाज़ बातें तो बहुत सख्त है कि जिस तरह हम अंग्रेज़ों की बुराई करते हैं कि अंग्रेज़ों ने आकर सब कॉन्टिनेंट में जुल्म किया कि भाई ये सोने की चिड़िया है, यहाँ के लोगों को इस्तेमाल किया जाए, इन लोगों की ज़रूरतों को एक्सप्लॉइट किया जाए, इनको गुलाम बना के रखा जाए, और हमने बड़ी मुश्किलों से हम गुलामी की जंजीरों से निकले हैं। हमने वही कॉपी पेस्ट जाकर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कर दिया। हम एशियंस, हम मुस्लिम्स, हम मुस्लिम हैं, हमारी काफ़ी खिदमात हैं। एशियंस लोगों ने अफ्रीका में बड़ी खिदमात भी अंजाम दी है, लेकिन अगर इस एतबार से देखा जाए तो ये हमारा जुल्म भी है। अगर हम चाहते तो वहाँ पर अस्पताल, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, बड़े बड़े इदारे कायम कर सकते थे, हमने ऐसा नहीं किया। आपको हैरत होगी कि बाज़ अफ्रीकी ममालिक के जो प्रेसिडेंट हैं, हेड ऑफ़ द स्टेट हैं, या टॉप क्लास आर्मी या पढ़े लिखे लोग हैं, वो बाकायदा ट्रेंड हैं, जिनको क्रिश्चियन मिशनरीज ने ट्रेन किया है। उनको गांव देहातों से उठाया, उनकी प्राइमरी, सेकेंडरी, सारी स्कॉलरशिप, सारी टॉप क्लास एजुकेशन करने के बाद जो है उनको फिर बराजमान किया गया। रबीउल अव्वल शरीफ के जुलूस में मेरी मुलाकात CID से हुई। पुलिस का बहुत बड़ा अफसर था, वो था तो पुलिस में, लेकिन वो मिशनरी बेस्ड काम था। उसने कहा कि मैं गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरी हर जगह स्कूल में पोजीशन आई, मुझे स्कॉलरशिप दी गई, मैंने ऑस्ट्रेलिया में जाके PhD किए। अब यूँ तो देखा जाए दुनिया का गरीब तरीन मुल्क मलावी है, और उसके शहर का पुलिस का अफसर CID है, लेकिन उसके एजुकेशन बैकग्राउंड देखें, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि पुलिस का एक शहर का, गरीब मुल्क का पुलिस का एक इलाके का जो CID के पोजीशन है, DIG, हाँ DIG उसकी पोजीशन है, या उसके जो है सीनियर पोजीशन है पुलिस में, वो PhD फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इतना कॉम्पिटेंट। और फिर उसमें एक मैंने देखा कि तड़प भी है, लगन भी है इस्लाम सीखने की। अच्छा, तो वो क्या है कि वो अपना जो क्रिश्चियन मिशनरी है, पढ़े लिखे लोगों को एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। तो हमारे लोगों का इस तरफ तवज्जो नहीं है कि हम इदारों को बनाएं, इदारों का क़याम करें। तो बात मैंने की, हमने वही काम किया जो गोरों ने हमारे साथ किया, आज हम वही काम अफ्रीकी लोगों के साथ कर रहे हैं, जो बड़ा एक इस्लाम का नेगेटिव इमेज जाता है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसको, किस किस तरह, किस किस डोमेन में ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हम, मतलब राइट्स उनको गुलाम बना के रखना, अच्छा उनके सैलरी वेजेस ना बढ़ाना, अच्छा, फिर उनको तालीम ना देना। आप मुझे बताएं कि हमारे मकान, हम अपने मकान बना लेंगे, अगर हम किसी मुल्क में जाकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हिस्सा ना लें, हमारी ज़ात से इकोनॉमिक एक्टिविटी ना हो। कई ऐसे गांव देहात हैं कि जहां पर उनके पास जनाजे की डोली नहीं होती, जनाजे उठाने के लिए क्या करें, उनके पास कफन नहीं होते, कफन नहीं है, उनके पास यतीम खाने नहीं हैं, उनके पास खाने की बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है। अब शहर का शख्स तो जिस तरह आप देख लें, बिल्कुल अगर आपको अफ्रीका का एक पस मंज़र समझना है तो ज़्यादा दूर नहीं, हम पाकिस्तानी लोगों के लिए बड़ा आसान है, हम कराची को थरपारकर से कंपेयर कर लें। थरपारकर, जैकबाबाद, सखर, सांगड़ और सिब्बी, अंदरून बलूचिस्तान का जो हाल है, शहर की लाइफ बहुत इलीट होगी। कोयटा में आप जो है, या हैदराबाद में ठंडी सड़क पर आ जाएं, अच्छा आपको स्टेडियम वगैरह नज़र आएगा, 5 स्टार होटल नज़र आएंगे। इसी तरह कराची में आप देखिए, लेकिन थोड़ा बाहर जाएं, आपको ठट्टा में बहुत ही
पसमानदगी और एक डिबेकल नज़र आएगा। तो अफ्रीकी ममालिक में भी यही हाल है कि मुसलमान अपने शहर में हैं, जो अमीर है वो अमीर तरीन होता जा रहा है और गरीब का कोई पूछने वाला नहीं। तो जो पढ़ा लिखा अफराद है, पढ़ा लिखा शख्स है, इनमें से कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो अपनी ज़िंदगी का मकसद खल्क़े खुदा की खिदमत करें। और आपको हैरत होगी कि जैसे मलावी के प्रेसिडेंट एक है, कमूज़ो हेस्टिंग्स बांडा, एक गुजरा है, गरीब शख्स था, उस मुल्क का प्रेसिडेंट बन गया। मैंने उसका देखा तो प्रेसिडेंट कैसे बना, वो बाहर जाकर उसने बाकायदा एक प्रोफेशनल डॉक्टर बनकर आया, जर्मनी या बरतानिया में उसने पूरी स्टडी की, मिशनरी बेस सारी उसकी तालीम हुई, वो आकर उस मुल्क का प्रेसिडेंट बन गया। इस वक्त भी जो मलावी का प्रेसिडेंट है वो उस मुल्क का मुफ्ती आज़म है, ईसाइयों का मुफ्ती आज़म डॉक्टर लज़रस चकवेरा, उस मुल्क का सबसे बड़ा पादरी, जो कि अगरचे लोगों के वहाँ के ईसाई लोगों के से ईसाई खिलाफ होंगे, लेकिन बतौर मुसलमान हमारे लिए काबिल गौर है जो सबसे बड़ा पादरी है उसी को जो है मुल्क का सदर बनाया। यानी वो अपने लोगों को तैयार करते हैं और इदारों का क़याम करते हैं। सही सही सही। यानी हमारे लोग जो वहाँ जा रहे हैं, जी जी, वो बिजनेस तो कर रहे हैं, जी जी, वहाँ की मतलब उठा रहे हैं, फ़वाइद उठा रहे हैं, लेकिन कोशिश हम बतौर मुसलमान ये होनी चाहिए, कुछ नहीं रहे वहाँ पे, कि हम उस मुल्क की तरक्की में हिस्सा लें। हमारी ज़ात से उस मुल्क को क्या फ़ायदा। आपको हैरत होगी कि मैं कराची में सेंट पीटर्स हाई स्कूल में तालीम मैंने हासिल की, तुम्हारे प्रिंसिपल थे बहुत ही क्वालिफाइड थे, और कराची में सेंट पैट्रिक स्कूल जो है मशहूर है पुराना, यकीनन उसके बानियों में से हैं, वहाँ पर भी रहे। तो सर साइमन डिलीमा नाम था। तो अक्सर इंडिपेंडेंस डे में हमें ये सिखाते थे, डोंट से व्हाट योर कंट्री हैज़ गिवन टू यू, डोंट से व्हाट योर कंट्री हैज़ गिवन टू यू, आस्क योरसेल्फ व्हाट यू हैव गिवन टू योर कंट्री। और वो मिलाद नबी का जुलूस भी करते थे। अच्छा, हर तबके के माइंडसेट के हिसाब से कहते थे कि आप इन लोगों में इस तरह काम करें, इस तरह काम करें। और हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स उनके स्टूडेंट रहे हैं। उन्होंने हमें कहा मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, शाम को 7 बजे सो जाता हूँ। अच्छा, सुबह उठकर मैं खुद जो है पहले अपने बाइबल पढ़ता हूँ और मेरा ये उसूल है। आप देखिए इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी का एक नज़म बनाया हुआ है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमने बाहर जाकर जिन ममालिक में जाते हैं, चले आप अमेरिका बरतानिया गए, लेकिन आप दुनिया के गरीब तरीन मुल्क जा रहे हैं, ख़ासकर अफ्रीकी ममालिक में हमारे कितने ऐसे लोग हैं जो आते ही मतलब उसके लिए ट्रिप के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए आते हैं। तो बड़ा मुझे दुख होता है, ये आते हैं और यहाँ से बाज़ एक प्रोफेशनल तबका होता है आकर पैसे लेकर चला जाता है, जैसे कि आप इसको जिक्र करें ना करें कट कर दें, यानी उनका तबका ही एंटरटेनमेंट है। जैसे कव्वाल हो गए, गुलकार हो गए, नातख़्वां हो गए, प्रोफेशनल नातख़्वां हो गए। अब मेरा दिल बड़ा रंजीदा होता है कि ये यहाँ से आके यहाँ की जो अर्निंग है अपना लेकर जा रहे हैं, इनको फ़िक्र ही नहीं हो रही कि होना तो ये चाहिए कि हम इस मुल्क में आकर इन्वेस्टमेंट करें। जैसे मैं मस्जिद का इमाम हूँ, मेरी एक सैलरी है, एक रिलीजियस टीचर हूँ, मेरी एक सैलरी है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं करा कि वहाँ के पैसे मैं पाकिस्तान भेज रहा हूँ। अपनी सैलरी तो है, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करूँ। कितने ऐसे लोग हैं, उन लोगों की मैंने जहन साजी की मलावी में, जिनका सरमाया दूसरे मुल्कों में जाता था, वो अपनी ज़कात उस मुल्क में ख़र्च नहीं करते थे। तो मैंने सबसे पहले जहन साजी की कि आप देखें शरई हुक्म है, आप जिस मुल्क में रहते हैं आपका सारा सरमाया, सारी ज़कात, सारे डोनेशंस इस मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में लगने चाहिए। ये हमारी इस्लामिक हिस्ट्री है कि आप ज़कात दें और एक वक्त ऐसा आए कि ज़कात लेने वाला कोई ना हो, जो गरीब है उसको अमीर करें। आप क्यों कहते हैं, कब तक आप रोते रहेंगे कि ये मुल्क गरीब है, ये मुल्क गरीब है, यहाँ के लोग चोर हैं। वो यहाँ मशहूर है हमारे यहाँ, मतलब लोग कहते हैं कि ये लोग ऐसे चोर हैं अफ्रीकी, माज़अल्लाह ऐसा कहते हैं। इनके जब बच्चा पैदा होता है इनके कान में कहा जाता है तो बड़ा होकर चोर बन रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा देखिए ऐसी बात नहीं है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम जिस माशरे में आए थे वहाँ पर लोग नंगा तवाफ़ करते थे, उनमें कौन सी ऐसी बुराई थी जो नहीं थी। मैंने कहा ये तो आज 1400 साल के बाद के लोग हैं, मॉडर्नाइज्ड है, समझदार हैं। अब आपका काम है कि आप इनको अखलाक को जीतें, इनमें तरबियत करें। लेकिन हमारे लोग इस तरफ तवज्जो नहीं देते। हर आदमी का मकसद जो है माली माली, मेरा माल, पैसा, सुबह शाम पैसा। और वो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। आदमी की जो ख्वाहिशात जो है ना, ये इकोनॉमिक्स बनी इसी बुनियाद पर है, प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हमारा पढ़ा लिखा तबका जो है उसका टारगेट ही यही है। अकाउंटेंट होगा तो बैलेंस शीट देखेगा, इकोनॉमिक्स देखेगा तो कंट्री की जीडीपी देखेगा, फॉरेन रिजर्व देखेगा, उसका काम यही है
उसका मतम नज़र ये नहीं है कि मैं अपनी इनकम को देखने के बजाय, टैक्सेस को देखने के बजाय, अपनी इस कैलकुलेशन के बजाय मैं ये देख लूँ कि इस मुल्क में मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है। आका करीम अलैहिस्सलाम की हयात मुक़द्दसा यही थी। आपने उस अरबियन पेनिनसुला को, उस जो है मदीने की रियासत को आपने इकनॉमिकली भी इतना मजबूत कर दिया है कि वहाँ से फिर एक इकनॉमिक हब बन गया वो। सही बात है। जिस तरह आज लोग मिडिल ईस्ट जाते हैं, दुबई जाते हैं और वहाँ पर एक लोग स्टे करते हैं, उसके लिए अपने जो है ये जो है वो होली प्लेस नहीं है, लेकिन लोग जाते हैं। और सहाबा कराम ने यही करा। मुल्क शाम हो, सीरिया गए, डेमस्कस जो है लीबिया पहुँचे, तो सहाबा कराम ने उसको इकनॉमिकली भी प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले गए। लेकिन हमारे नौजवान इस तरफ सोचते नहीं हैं कि हमारा इस मुल्क में कंट्रीब्यूशन क्या, और उसके लिए क्या करना होगा। एक थिंक टैंक इनको बनाकर गांव देहातों में जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, स्कूलों का नेटवर्क, डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज और ह्यूमन रिसोर्स जो हमने बात की उसके उन अफराद की तैयारी करनी हो। बहुत फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू, यानी मैंने तो ऐसी गुफ्तगू एक्सपेक्ट की नहीं थी कि आप इस नहज पर आप गुफ्तगू करेंगे, लेकिन बहुत फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू और यकीनन सुनने वालों को भी इससे बड़ा फ़ायदा होगा। और मैं पूछना चाहूँगा कि मलावी में रहते हुए 6-8 साल हो गए आपको? 6 साल और 1 महीना होने में 4 दिन। अच्छा, माशाल्लाह। तो अफ्रीका में और कहाँ आपका ट्रैवल करने का इत्तेफाक हुआ? मलावी का फुल टाइम जॉब है मेरी। सही। फुल टाइम जॉब तो सिर्फ मलावी में ही रहा हूँ। अच्छा। जॉब में होते हम कहीं जा नहीं सकते, तो मलावी में 6 साल पूरा मलावी में रहा। जब छुट्टियां मिली तो मैं कराची। अच्छा, क्योंकि होता है ना कि वहाँ तो स्कॉलर्स की वैसे ही कमी है। जी। और आप काम करें तो यकीनन दीगर कंट्रीज से इनविटेशंस आते हैं, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं। ओके। और मैं कोशिश भी करता हूँ कि अवॉइड करूँ। ऐसे स्कॉलर्स होते हैं जो कोशिश करते हैं कि, बल्कि मुझे पाकिस्तान से लोग कॉल करते हैं, इंडिया से लोग कॉल करते हैं, हमें मलावी बुला लो। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि भाई आप मलावी को बुलाएं, आपकी टिकट का एक्सपेंस, फिर आप आएंगे तो आप प्रोफेशनल बेस्ड हैं, कमर्शियल बेस्ड हैं, आप लेकर जाएंगे पैसा, फिर आपके वे ऑफ कम्युनिकेशन, वही बातें जो लोग जानते हैं। हम कर ही रहे हैं भाई, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, यहाँ पर उलमा मौजूद है, दीन की तबलीग कर ही रहे हैं। तो व्हाट्स न्यू इन यू, आपके अंदर ऐसी क्या नई बात है भाई कि आपको इनकलाब लेकर आएंगे, किसी मकसद के तहत आ रहे हैं, इस्लामिक रेवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं, क्या आप पैसा लेकर आ रहे हैं यहाँ पर? सर आप इदारे बनाएंगे? कुछ भी नहीं, बस मुझे आना है, मेरा नाम हो जाए कि मैंने अफ्रीका का टूर किया, मैं इंटरनेशनल टूर पर हूँ। तो हम रात को फिर खुदा की बारगाह में रोते हैं, अल्लाह ताला हम क्या करें, इस उम्मत का क्या करें। उलमा मुझे कॉल करते हैं, नाथवां कॉल कर रहे हैं, हमें मलावी का टूर हो सकता है, हमें बुला सकते हैं क्या? तो मैं कहता हूँ कि इनको अंदाज़ा ही नहीं है ये क्या करना चाह रहे हैं इस मुल्क के साथ। मुझसे छोटे लेवल के, बल्कि मेरे शागिर्दों के लेवल के लोग होंगे, वो कोशिश करते हैं कि हम आ जाएं, और देखा जाए तो उनकी अरबिक स्पीकिंग भी नहीं है। हमारा मलावी में तकरीर इंग्लिश में होती है, और फिर मैंने देखा कि मैंने अपने यहाँ कोशिश की कि मेरा हर जुम्मे का स्पीच तो इंग्लिश में होती है, हर खुतबा जुम्मे का मेरा अरबिक का अलग होता है, ताकि हम फोकस करें कि ताकि लोगों में एक नया विजन के साथ काम करें। अब कोई आने वाला कोई बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत हो, कोई फिलोसोफर, कोई PhD, फिलैंथ्रोपिस्ट हो, सोशल रिफॉर्मर हो, इस तरह का बंदा आए और लोगों की जहन साजी करे तो मोस्ट वेलकम। अब वो आए और फिर ज़ाहिर डिमांड उसकी यही हो, तो ज़ाहिर इससे हमारे दीन का नुकसान होता है। सही बिल्कुल। अच्छा, वहाँ मलावी में ज़ाहिर है आप रह रहे हैं और भी बहुत सारे लोग हिजरत करके आए हैं, आपके आसपास कौन सी कम्युनिटी ज़्यादा है? जी, बेसिकली तो ज़्यादा जो मलावी में है वो मकामी लोग ज़्यादा होते हैं। आप समझें कि हमारा 20% मुस्लिम पॉपुलेशन है और 3% एशियन होंगे, 17% मकामी लोग होंगे जो मुस्लिम आबादी है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो तकरीबन सब कॉन्टिनेंट से, यानी इंडिया से पार्टीशन से पहले के आए हुए। अच्छा। गुजरात, बड़ौदा, भरूच, इसी तरह लालपुर जगह है, मुंबई, वहाँ से आए हुए हैं। इस तरह के हमारे कराची से लोग आए हुए हैं, पंजाब से लोग हैं, झेलम के लोग हैं, सियालकोट के लोग हैं। अच्छा। कराची की मुख्तलिफ कम्यूनिटियाँ जो खारादर से हैं, करीमाबाद से हैं, मलीर से हैं, बल्दिया टाउन से हैं, औरंगी से, इस तरह के मुख्तलिफ जगहों से लोग अपने रोज़गार के लिए पहुँचे हुए। लेकिन बात वही है, जो मेरी बात अगर लोग गौर से सुने, टारगेट हमारा क्या है, हमने उस मुल्क को क्या दिया है। उस मुल्क की तारीख अगर देखी जाए, मैं तो ये देख रहा हूँ 6 साल मुझे हुए कि इस्लाम बढ़ने के बजाय इस्लाम तो कम ही हुआ है। इस्लाम तो, ये तो वो जगह थी जहाँ पर सहाबा कराम की सबसे पहली हिजरत थी। सहाबा कराम ने सबसे पहले मदीने पाक, तो हम कहते हैं हिजरी हमारा कैलेंडर है 1446 है,
लेकिन फर्स्ट हिजरी जो मदीना, वो तो मदीना पाक से तो बाद में शुरू हुई, पहले सहाबा ने इथोपिया हिजरत की। और हमारे लोग ये नहीं जानते कि आका करीम अलैहिस्सलाम की एक दाई अफ्रीका से थी, उम्मे ऐमन का ताल्लुक अफ्रीका से था। रसूल पाक अलैहिस्सलाम की ने खुद कहते हैं चैरिटी, हम कहते हैं चैरिटी बिगन्स फ्रॉम द होम। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी शहजादी बीबी रुकैया को अफ्रीका भेजा था, इथोपिया में। हम अम्मा फातिमा, बीबी फातिमा ज़हरा खातून जन्नत का जिक्र करते होना भी चाहिए, एक बहुत बड़ी अजीम शख्सियत है, उनके बगैर तो हमारा ईमान ही कमज़ोर है। लेकिन बीबी रुकैया भी हमारी जो है इस्लाम की एक रोल मॉडल है, आका की शहजादी है। वो अफ्रीका गई थी अपने शौहर हज़रत उस्मान गनी के साथ, तो वहाँ पर इस्लाम उस वक्त ज़माने में पहुँच गया। मतलब और आज हाँ वो फर्स्ट होम है इस्लाम का, बल्कि इस्लाम से पहले की उसकी हिस्ट्री है। लेकिन आज हम देखते हैं कि वहाँ पर इस्लाम तो तबाही की तरफ है। शहर के बीच में, वस्ते शहर में बड़े बड़े बेहतरीन किस्म के आलीशान किस्म के चर्च बने हुए हैं, देखने को तो गरीब मुल्क है दुनिया का वो। और अफ्रीका जो है कई ममालिक में बहुत ज़्यादा गुर्बत है, लेकिन बेहतरीन किस्म के चर्च, बल्कि बाज़ गांव देहात ऐसे हैं कि झुग्गियों में भी चर्च बना हुआ है, झोंपड़ी में भी चर्च है। और वे चर्च में ईसाई लोग इस तरह करते हैं कि 3-3 घंटों की सेरेमनीज, चलो हफ्ते में एक दिन करते हैं वो, लेकिन 3 घंटे का स्टेमिना होता है। गरीब गांव देहात के लोग फिर जिद करते हैं, जो इनका मिडिल क्लास तबका भी है, जो नौकरी करता है, जॉब पर होता है, डेली वेजेस पे काम करने वाले भी, वो कहते हैं मैं फ़लाँ फ़िरके का क्रिश्चियन हूँ, मैं फ़लाँ फ़िरके का हूँ, हफ्ते को मेरी छुट्टी होगी। कुछ क्रिश्चियंस ऐसे होते हैं जिनका रिलीजियस डे सैटरडे को होता है, कुछ चर्च ऐसे होते हैं, कैथोलिक हो या प्रोटेस्टेंट हो, एवेंजलिस्ट हो, जो हफ्ते के दिन हम छुट्टी करेंगे तो करेंगे, फिर 3-4 घंटे वहाँ स्पेंड करते हैं। फिर इनको चैप्टर वाइज चैप्टर, ड्यूटरोनॉमी हो, मैथ्यूज़ हो, उसके चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ मुख्तलिफ सूरतें हैं कि आज मैं सूरह आराफ का लेक्चर लेने जा रहा हूँ, आज मैं सूरह अनफाल का, उनको पता होता है कि फ़लाँ चीज़ बाइबल में फ़लाँ जगह है। अच्छा, तो मतलब वहाँ पे क्रिश्चियन जो है प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियंस हैं, बाकायदा टीम्स हैं। और हम गांव देहातों में जब भी जाते हैं तो आपको नज़र आएगा कि नन्स ख़वातीन स्कार्फ पहनकर वो बाकायदा गांव में तबलीग के लिए जाती हैं, पादरी हाथ में बाइबल होगी, वो अपनी तबलीग के लिए निकले हुए होंगे। तो इनका तरीक़ाकार है पूरा। तो वहाँ पे यानी ये समझ सकते हैं हम कि वहाँ पे बेहयाई और इल्हाद जैसे मसाइल इतने नहीं हैं। नहीं, बेहयाई तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा। आप क्रिश्चियन अफ्रीका में एक जगह मैंने पढ़ा 25 मिलियन पीपल सफरिंग फ्रॉम HIV एड्स, 25 मिलियन पीपल। बेहयाई तो बहुत ही ज़्यादा है। अंडर एज इंटरकोर्स के मामलात, या आप कहें कि ये इस तरह के मामलात, कम उम्री में इस तरह के मामलात हैं, बहुत ज़्यादा तालीम नहीं है। मैंने वही बात की कि हमने इस तरह सोचा ही नहीं। आप मुझे भी बताइएगा, मेरी नॉलेज में कोई हमारे व्यूअर्स हैं मुझे बताएं कि पाकिस्तान के कितने ऐसे लोग हैं, सोशल रिफॉर्मर्स जैसे कोई हैं, जिन्होंने अफ्रीका में कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई हो, बहुत बड़ा कोई कॉलेज बनाया हो, कोई बहुत बड़ा इस्लामिक स्कूल बनाया हो। मेरी मालूमात में तो नहीं। ये क्या दो होंगे? उससे कितना फ़ायदा हुआ, कितने यतीम खाने बनाए होंगे। वहीं के लोगों ने जो आए, आबाद हुए, अपने तौर पे खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मेमन कम्युनिटीज़ का बड़ा उसमें किरदार है, अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो काबिल कदर ऐसा काम नहीं है। तभी तो हम हमारे सामने रुशुस हैं। आप हैरान होंगे, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि अक्सर जो क्रिकेट के यंगस्टर्स शौकीन हैं, वो साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम है, तो लोग, हमारे बच्चे नाम जानते हैं, जोहानिसबर्ग, केप टाउन, डरबन या जिम्बाब्वे में लोग जाते हैं। तो इस तरह के लोग, आपको हैरानगी होगी कि जिम्बाब्वे में मुसलमान लेस देन 1%, साउथ अफ्रीका में लेस देन 2%, जिम्बाब्वे में लेस देन 1%। तो ये क्या बात है? मतलब आप तो इतना नाम ले रहे हैं, मुसलमान आपको नजर आएंगे कि साउथ अफ्रीका में, और आप क्रिकेट मैच देखें तो पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका में जो है कोई ना कोई एक प्लेयर होता है मुसलमान साउथ अफ्रीका की टीम में। और आप देखेंगे आपको नजर आएंगे लोग कहते भाई इस्लाम तो साउथ अफ्रीका में है, इस्लाम साउथ अफ्रीका में है। लेकिन ये क्या बात नहीं। मैं कहता हूँ कि थे तो, जो अल्लामा इकबाल कहते हैं, थे तो वो आबा तुम्हारे, तुम क्या हाथ पे हाथ दरे मुंतजिर फरदा हो। अच्छा, ये तो आप ये बात समझें कि 1% से भी कम मुसलमान, 1% मुसलमान, और हम उसी 1% को हाईलाइट कर रहे हैं, और हमारा टारगेट उसी 1% की खिदमत करना है। उसी 1% में हमने स्कूल बना दिया, उसी 1% को फैसिलिटेट करने के लिए हमने हॉस्पिटल ही बना दिया होगा, हमने मस्जिदें भी बना दी होंगी। 1% से 3% कम्युनिटी को हमने कैटर कर लिया है। ये जो बाकी 97% हैं जो ईसाइयत और दूसरी तारीकियों में, अंधेरों में पहुंच चुके हैं, कितने ऐसे मज़ाहिब और जो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं, उन लोगों ने हस्पताल बनाए हुए वहाँ पर,
और अस्पताल बनाकर फ्री अपना लिटरेचर भी देते हैं। बल्कि अगर कोई मुसलमान हॉस्पिटल में दाखिल हो, मरीज़ हो, दूसरे मज़हब के लोग आकर कहते हैं आप फिक्र नहीं करें, आपको शिफा हो जाएगी, आप हिम्मत रखिएगा बस। लेकिन हमारे पास ये टारगेट है कि हम जो है किसी के यहाँ जाने के भी पैसे लेते हैं, ताज़ियत करने के, इयादत करने के भी हमारा मकसद है कि अहमद भाई आप बीमार हैं, मैं आपकी इयादत के लिए आया था, अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाए, ज़रा मेरी सेल्फी बना लें अहमद भाई के साथ। यानी हमारी इयादत भी सेल्फी बेस्ड है। और उनकी जो है इयादत नहीं, बाकायदा जनाजों में शिरकत, बरियल सरमनीज, ये सारे काम इखलास बेस्ड है। और वो जाकर ईसाइयत को प्रमोट। बड़ी मादरत के साथ हम जब ताज़ियत पे जाते हैं ना, जी जी, तो ये सोच लेके जाते हैं कि चूंकि बंदे का दिल नर्म हुआ है, जी जी, तो इससे कुछ ना कुछ डोनेशन निकलवा। डोनेशन नहीं, बात आपको जो असल बात है, माशरे एक रिलीजियस लीडर है, बात तो कड़वी है लेकिन बात तो सच है। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुलिल हक़्क़ व इन कान मुर्रन। मैं चाहूँगा आप इस बात को रिकॉर्ड करें, लोगों में भेजें। आका करीम हक बात है अगरचे कड़वी हो, एक रिलीजियस लीडर है। देखो माशरा कैसे तबाह होता है जब डॉक्टर लुटेरे बन जाएं, वकील डाकू बन जाएं, और मजहबी लीडर अगर जो है ईमान फरोश और कमर्शलिज्म पे आ जाए। उस इलाके का तहज्जुद गुजार नेक आदमी बीमार हो चुका है, मजहबी शख्स के पास, चूंकि वो बहुत ही गरीब आदमी है, उसके पास जाने के लिए वक्त नहीं है। लेकिन अगर उसी इलाके का बहुत ही मालदार मशहूर शख्स अगर बीमार है, तो ये हज़रत साहब जो हैं उसकी इयादत भी करेंगे, उससे मिलने भी जाएंगे, उसकी सेल्फी भी बनाएंगे। चूँकि वो अमीर आदमी, उसके दरवाजे पर दस्तक भी देंगे, जाएंगे उसके पास, सुना था बीमार होगा, उनके लिए दुआएं भी होंगी। लेकिन एक गरीब आदमी को कौन पूछता है? हाँ मुझे बताएं। तो जब हमारा इतना डिबेकल अखलाकी कदरें इतनी कम हो जाएंगी, मुझे बताएं, ये हम शहर में पाकिस्तान में ये चीज़ें देख रहे हैं, तो गांव देहातों में कौन कौन पूछेगा? अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आपकी बातें सुनकर हम बड़ा इंस्पायर होते हैं और हम आना चाहते हैं, काम करेंगे। मैंने कहा भाई शर्म करो, अपने इलाके में तो तुमने काम नहीं किया कोई। तुम्हारे इलाके में लड़कियों के पास जहेज़ का सामान नहीं है, तुम्हारे इलाके में फहाशी और इनडिसेंट इमोरल एक्टिविटीज़ के अड्डे बने हुए हैं, उन इलाकों में तुमने काम नहीं किया। कराची से लाकर जो गांव देहातों की आबादी है, थर पार कर, वहाँ पर मस्जिदों में इमाम नहीं है, कुएं का पानी नहीं है, वहाँ पर साफ़ पानी नहीं है। वहाँ पर हिंदुइज़्म फ्लरिश कर रही है, दूसरे मज़ाहिब फ्लरिश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पर इदारे बने हुए हैं, कॉलेज बने हुए हैं। तुम्हारे वहाँ पर तालीमी इदारे नहीं हैं, तुम वहाँ पर आने की बात कर रहे हो। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा लूप होल आप कहें कि जिस तरफ हमने सोचा ही नहीं, और अगर हम नहीं सोचेंगे तो फिर जो है वो अगले 50 सालों में, जो अल्लामा इकबाल ने कहा कि तुम कहते हो मुसलमान मौजूद थे, मैं कहता हूँ थे ही कब। यानी हमारी वज़ा, हमारी कथा, हमारी थिंकिंग, माइंडसेट सारा मनी ओरिएंटेड हो गया है। जहाँ पैसा होगा उसी जगह हम जाएंगे। यानी हमारी नमाज भी पैसे की तरफ है। अब जिस तरह हम तवाफ़ करते हैं, तवाफ़ में भी लोगों ने करा, मजहबी लोगों ने, मैं तवाफ़ कर रहा हूँ, मेरे साथ तवाफ़ के लिए आज। अब एक ही चीज़ रह गई है कि जब हम नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने में भी वो कहते हैं चलिए मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, ईशा की नमाज़ है, आप मेरी नमाज़ भी रिकॉर्ड कर लें। एक होता है कि बड़ी मस्जिद हो, नमाज की लाइव रिकॉर्डिंग हो, और एक आपके हर चीज़ में अगर कमर्शलिज्म आ जाएगी और उससे माशरे को आप फ़ायदा नहीं पहुँचा रहे, आपका मकसद अपने जेब को फ़ायदा पहुँचाना है, तो फिर मज़हब इस तरह नहीं फैलता है। मज़हब फैलाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। सहाबा कराम ने जो है हिजरत की, मदीने पाक से पूरी दुनिया में फैले। हर शख्स ये चाहता है कि मदीने पाक में ज़िंदगी गुजारे, वहाँ की मुक़द्दस और मुअत्तर फ़िज़ाओं में रहे। लेकिन सहाबा कराम ने निकले वहाँ से, मदीने से अफ्रीकी रियासतों में पहुँचे, मदीने से सीरिया गए, मदीने पाक से यमन गए, पूरे अरब कॉन्टिनेंट, यहाँ तक कि चाइना भी पहुँच गए, चाइना पहुँचे, इराक़, कूफ़ा, उन रियासतों में गए। अब्दुल्ला बिन मसूद को जो है वो कूफ़ा के मुफ्ती आज़म बन गए। सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाम के मुअल्लिम आज़म बन गए। इन्होंने बड़े बड़े मदारिस फैलाए, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बना दी। इसीलिए हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कूफ़ा को अपने इस्लामिक कैपिटल हेड क्वार्टर बनाया। मकसद क्या था? वो नहीं चाहते थे कि अपने ससुर अपने आका की बारगाह में रहें, मदीने पाक में रहें, उधर ही रहें। तो इन जो है नहज पर हमें सोचने की ज़रूरत है। वो जो एक हमारी जो एक ग्लोबल सोच होती थी ना, एक आलमगीर हमारा जो एक तस्वुर था कि इस्लाम एक आलमगीर मज़हब है, वो ख़त्म हो गया। हम अपनी ज़ात से नहीं निकल पा रहे। जी जी। और मतलब मुझे तो सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि मतलब वो पैसा जो है ना हमारा वहीं लगना चाहिए, उस सरजमीन। मतलब हम ये क्यों सोच रहे हैं कि वहाँ जो है ना आबादी ज़्यादा गैर मुस्लिमों की है, वो दूसरा कंट्री है, हमारा होमलैंड नहीं है। लेकिन जहाँ हम रह रहे हैं तो उस ज़मीन का 6 साल में मेरी सबसे बड़ी फ़ाइट यही हुई।
मैंने लोगों का जहन बनाया और मैंने कहा कि आपका पैसा यहीं पर लगे। मैंने अफ्रीकन इस मुल्क में लोगों की जहन साज यही की कि आपका पैसा यहीं पर लगे। मुझे कई लोगों ने कहा कि भाई कि आपको हम पैसा भेजते हैं मलावी में। मैंने कहा आप ना भेजें, ताकि किसी की दिल बदगुमानी ना हो। मैं जिस हाल में गया था 6 साल पहले, जेब खाली थी, आज भी मेरी जेब खाली। और मैं पैसा भी जब आता है लोग देते हैं उन्हीं लोगों के पास जो ईमानदार आदमी होता है। बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किए। उसका नतीजा क्या निकला कि बड़े कम वक्त में 6 साल में 15 मस्जिदें बन गई। 15 मस्जिदें बन गई, कई घर बन गए, खाने खिलाने का सिस्टम। ये वॉलंटियर बेस्ड है सारा। 15 मस्जिदें, 4 स्कूल, एक बड़ा दारुल भी बन गए 6 साल के कम अरसे में। तकरीबन मुझ अकेले आदमी ने, कि जो इसका ताल्लुक बैंक से था, अकेला आदमी जिसके पीछे कोई तंजीम नहीं, जिसके पीछे कोई आलिम नहीं, कोई तंजीम नहीं, असातिज़ा की बस दुआएं हैं। तो उस एक आदमी ने, अकेला आदमी ने सिर्फ 6 साल में पाकिस्तानी 6 करोड़ रुपए का सरमाया उस मुल्क में लगा दिए। और हर महीने का 10 लाख रुपए, पाकिस्तानी 10 लाख रुपए की सैलरीज मैं खुद बांट रहा हूँ, जो मेरी सैलरी से अभी 4 गुना ज़्यादा हिसाब समझ लें कि वो मैं सैलरी उस मुल्क में खुद ही कलेक्ट करता हूँ लोगों से। और वहाँ गांव देहातों में जो स्टाफ मैंने अपॉइंट किया हुआ है, ताकि वहाँ पर इस्लाम फ्लरिश हो। और इन्हीं बुनियादों पर इस्लाम फ्लरिश कर सकता है। अगर मजहबी पेशवा कहे कि मेरा जेब हो, मेरा भी इसमें कट हो, मेरा भी कमीशन हो, मेरी भी प्रॉपर्टियाँ हो, मेरी भी फैमिली है, तो फिर इस तरह तो काम नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा ये बताएं, जो मिशनरी सोच की हम बात कर रहे थे, जो ईसाइयों में पाई, हमारे यहाँ इसका फुकदान क्यों है, क्यों हो गया है? जी, हमारे यहाँ मिशनरी सोच का फुकदान इसलिए हो गया कि हमने अपने जो लीडर्स हैं उन्होंने लोगों को इस तरह जहन साजी नहीं की। कहते हैं मुबल्लिग की सबसे बड़ी कामयाबी जो है ना, उसके अल्फाज में नहीं है, उसके कैरेक्टर में होती है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने तबलीग बाद में की, पहले 40 साल वहाँ पर अपना किरदार लोगों को पेश किया। आज हमारा किरदार साजी नहीं, हमारे पास ह्यूमैनिटी है ही नहीं, इंसान साजी नहीं है, अखलाकियात हमारे माशरे से ख़त्म हो चुकी हैं। फिर हमने अपने बुज़ुर्गों को पेश नहीं किया कि हमारे बुज़ुर्गों ने, आज बाज़ लोग कहते हैं कि भाई कि ये बाबा तो कोई होते ही नहीं है, बुज़ुर्ग होते नहीं। असल काम दीन फैलाया इन्हीं बुज़ुर्गों ने, अपने किरदार से, अपने अखलाक से। वरना आज में आप और मुसलमान कहाँ रहते हैं? तो लोगों को हमने पेश नहीं किया कि ख्वाजा गरीब नवाज, बाबा फरीद गंज शकर, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, अब्दुल्ला शाह गाजी, दाता गंज शलीजवेरी, इन लोगों ने किस तरह इस्लाम की तबलीग और तालीम की, और किस तरह लोगों को अखलाक और किस तरह कम्युनिटी को डेवलप किया। अगर हम ये लोगों को बताएं कि किस तरह इन लोगों ने काम किया है, तो फिर हमारा काम भी मिशनरी बेस्ड हो सकता है। मैंने देखा कि अफ्रीका में अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें, क्रिश्चियन मिशनरीज आईं और जर्मनी, ब्रिटेन, पोर्टुगल, इटली, बेल्जियम, स्पेन, उन इलाकों से पढ़े लिखे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और जो है प्रोफेशनल्स, कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले, उन लोगों को बुलाकर उन्होंने अफ्रीकी गांव देहातों में डिप्यूट कर दिया। अब यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारें, और उनको टारगेट दिया है। पहला टारगेट चर्च प्लांटिंग, जगह जगह चर्च बनाओ। दूसरा टारगेट दिया इन लोगों को ट्रेन करो, एजुकेट करो। नंबर 3, एजुकेशन विद डेली मील्स, तालीमी इदारे बनाओ, बच्चे भूखे आएंगे नहीं स्कूल में, इनको नाश्ता भी दो, खाना भी खिलाओ। नंबर 4, मेडिकल केयर। नंबर 5, ऑर्फन केयर। यानी जब मैंने गांव देहातों में काम किया तो हमें स्कूल टीचर्स ने कहा हमें फुटबॉल चाहिए। जब फुटबॉल चाहिए तो फुटबॉल के लिए वो गोल भी चाहिए, सारा सिस्टम चाहिए। मैंने कहा हमारे पास तो सैलरीज के पैसे नहीं है, और ये गोल हम कैसे बनाएंगे, इस तरह किस तरह सिस्टम होगा, ग्राउंड कैसे लाएंगे, ज़मीन कैसे खरीदेंगे। लेकिन इन नहज पर फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट में उन्होंने टॉयलेट्स का क़याम, पब्लिक टॉयलेट्स बनाए। फिर रूफ इरेक्शन, बारिशों में छत गिर जाए तो छत बना देना लोगों को। फिर ज़ाहिर बेसिक फैसिलिटीज़, ख़वातीन के जो बेसिक मसाइल हैं, तहारत के मसाइल हैं, वो चीज़ें को फ़राम करना। यानी मैं बंद अल्फाज में कह रहा हूँ कि शहर की ख़वातीन के लिए वो चीज़ें परचेज़ कर ली जाएंगी, गाँव देहात की औरतें क्या करेंगी? जब आप वहाँ पर बेसिक नेसेसिटीज़ ख़वातीन को, उनके पैड्स और जो चीज़ें होती हैं वो फ़राम कर दें, बच्चों के हवाले से, बच्चों की तहारत वगैरह के हवाले से, आपने तो उनकी दुखती रग और मजबूरी पर हाथ रख लिया। इस तरह जब आप मिशनरी काम ये करते हैं, फिर वर्किंग टू स्प्रेड गॉस्पेल, फिर कहते हैं कि हेल्पिंग गॉड्स पीपल, वी आर डूइंग नथिंग बट वी आर हेल्पिंग गॉड्स चिल्ड्रन, हम तो खुदा के बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। माज़अल्लाह, अरे बात तो इस एतबार से कि खल्क़े खुदा की खिदमत है, ये काम हमारा था, ये औलिया कामिल ने काम, ये हम भूल गए, ये काम इन्होंने किया। फिर बाइबल स्कूल, फिर ये इनके
मिशनरी में काम शामिल है पोवर्टी रिडक्शन। हम इस कम्युनिटी में काम कर, हम सिर्फ बाइबल नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ चर्च नहीं बनाएंगे, हमारा मकसद अपनी कम्युनिटी से जो है गुर्बत का खात्मा है। मुझे बताएं कि कभी आपने सुना कि किसी लीडर ने इस तरह काम की कि मुझे अपने इस इलाके में, अपने सोसाइटी में गुर्बत का खात्मा करना है? बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो इस हवाले से सोचते। हमने देखा कि 25-25 साल, 30-30 साल, 40-40 साल हो गए एक इलाके में काम कर रहा है, एक टीचर एक काम कर रहा है, अपने उसी फोकस्ड, अपना उसी एरिया पर उसका काम है। उसने ये नहीं सोचा कि मुझे अपनी सोसाइटी में जो लकूनाज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको मैं किस तरह फेस करूं, लड़के उसके लिए मैं कैसे लोग लीडर्स तैयार करूं। हमारा वही काम है कि 2 × 2 = 4, ये पाइथागोरस थ्योरम, ये केमिकल फार्मूला, ये चीज़ें, हाइड्रोजन, हीलियम, हमारा वही टारगेट, हमने वही सब्जेक्ट्स रखे। एक कम्युनिटी को किस तरह डेवलप किया जाए, लोगों की जो है बेहयाई किस तरह बढ़ रही है, लोग किस तरह जो है जिनसी बेरहरवी का शिकार हो गए, उस तरफ हमने सोचा ही नहीं आज तक। सही सही, बिल्कुल ऐसा ही है। एक सवाल आ रहा था मेरे जहन में। हाँ, अच्छा, ये जो आपने इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स इनके बताए और जाहिर है उस पर काम भी हो रहा है, आप बता रहे हैं, इनको फंडिंग कहाँ से, इनको किन कंट्रीज से और किन लोगों की तरफ से इनको फंडिंग है? देखिए, जब आदमी को कोई टारगेट होता है ना, उसमें पैसा भी खर्च करते हैं। आपके जेब में पैसा होगा, आपको प्लेजर चाहिए होगा। हम लोग कॉमर्स में पढ़ते थे, तो आप अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे आपकी नीड होगी आप पैसा खर्च करेंगे। आप चाहें तो 50 रुपये का बर्गर खाएं, आप चाहें तो 500 रुपये का। सही बात है। क्रिश्चियन मिशनरीज का टारगेट है कि रिवाइविंग द वर्ड ऑफ गॉस्पेल, रिवाइविंग द वर्ड ऑफ जीसस इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अच्छा, हमें अफ्रीका बर आज़म में पैगाम अपना फैलाना है। अब उसके लिए वो बाहर से सरमाया आता है, उनका टारगेट है। उस टारगेट को अचीव करने के लिए बाहर से सरमाया पूरे बेहतरीन तरीके से अपने मज़हब के, अपने उसमें लगाते हैं और जगह जगह इदारों का क़याम करते हैं, क्लिनिक्स बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं और स्कूल बनाते हैं। इस तरह वो बाहर से सरमाया लाकर उस मुल्क के मेडिकल कॉलेज बनाते हैं, उनके तैयार करदा लॉयर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं। यानी कई ऐसे क्या तकरीबन सारे ही अफ्रीकन ममालिक में जितनी इलीट क्लास, जितना पढ़ा लिखा तबका है, तकरीबन आपको गैर मुस्लिम मिलेंगे, डॉक्टर मिलेंगे, इंजीनियर मिलेंगे, और वो सारे जो बड़ी पोजीशन पर हैं वो सारे जो है स्कॉलरशिप बेस्ड है। कुछ ऐसी मुसलमानों की तंजीमें भी हैं जो स्कॉलरशिप्स देती हैं, लोगों को पढ़ाती हैं, लेकिन बहुत ही कम है। हमारा सरमाया उसमें बहुत ही कम लगता है। अच्छा, ये बताएं, जैसे फॉर एग्जांपल आप है ना, आप पाकिस्तान से अगर पैसा मंगवाएंगे तो ज़ाहिर अपने रवाबित यूज़ करेंगे ना, 2-4 लोगों को कह दिया, उन्होंने पैसा भेज दिया। पाकिस्तान की मैं बात नहीं करता, लेकिन मैं बात करना चाहूँगा सऊदी अरब की, मैं बात करना चाहूँगा मिडल ईस्ट, कतर, ओमान, UAE, इन सब की, जो कि बड़ा मतलब मुस्लिम कंट्रीज़ में स्ट्रॉन्ग इनकी पोजीशन है ना। तो क्या जिस तरह दीगर कंट्रीज़ बाकायदा वो इन्वॉल्व करते हैं, कि ये उस तरह इन्वॉल्व नहीं होते वहाँ पे, या हो नहीं सकते, या इनसे ग्रांट्स नहीं ली जा सकती इन मकासद के लिए, इन कंट्रीज़ के? चाहें तो ग्रांट्स ली जा सकती है, आपकी बात सही है, लेकिन जब हेड ऑफ द स्टेट ही अगर क्रिश्चियन होगा तो कब चाहेगा वो लेगा? वो आप लेंगे ना, अगर बनाएंगे, अगर चाहें तो उस तरह ली जा सकती है। लोग राब्ता करें, और होता भी है, कुछ लोग करते हैं राब्ता। अल्जीरिया, इजिप्ट से लोग आते हैं, गांव देहातों में मसाजिद बनाते हैं, अफ्रीकन रिलीफ एड के नाम से मुख्तलिफ इदारे उनके चलते हैं, वो अपने तौर पे लोग काम कर भी रहे हैं। ज़ाहिर तभी तो इस्लाम मौजूद है। अफ्रीकन, आपको हैरानगी होगी, एक नई बात होगी, एशिया में इस्लाम लेस देन 30% है, अफ्रीका में अबाउट 50% है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। वजह क्या है? पूरे अफ्रीका में हिंदुइज्म बहुत कम है। पूरे अफ्रीका, आपके इंडिया में, एशिया में सबसे बड़ी आबादी इंडिया की है, इंडिया में हिंदुइज्म बहुत है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हिंदुइज्म नहीं है, बुद्धिज्म नहीं है। आपके एशिया में श्रीलंका में बुद्धिज्म बहुत है, सिखिज्म बहुत है। तो ये 3 मजहब तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में माइनस हो गए। अफ्रीका में या तो क्रिश्चियनिटी है या इस्लाम, और फिर दीगर मज़ाहब इसके बाद है। तो ये आपके लिए ओपन एरिया है, पोटेंशियल बहुत है। जो वहाँ पर हिंदू मजहब के फॉलोअर्स आए नहीं, हिंदुइज्म वहाँ पर है नहीं, जो आए जॉब्स वगैरह के लिए बहुत ही कम रेशो में है, इतनी बड़ी आबादी में नहीं। सही। अच्छा, अफ्रीका में इस्लामोफोबिया की क्या सूरत हाल है? यानी क्या हेट आप लोगों को फेस करना पड़ता है वहाँ पे लोगों की तरफ से? क्या सूरत हाल है? देखिए, इस्लामोफोबिया तो पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। जी।
मेरा अपना ओपिनियन ये है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर आप अपने आप को प्रूव करेंगे तो इस्लामोफोबिया कैसे हो सकता है। सही। एक जगह मैं स्टडी कर रहा था, मैंने पढ़ा कि डिस्पाइट द ग्रोइंग ऑफ ग्लोबल इस्लामोफोबिया साउथ अफ्रीका स्टिल एंजॉयज रिलीजियस टॉलरेंस। ओके। साउथ अफ्रीका में भी मजहबी रवादारी है। अच्छा, फिर दूसरा मसला है कि फिर खुद ईसाइयत में इतने खराबियां हैं और फिर इस्लाम की तालीम में इतनी यूनिकनेस है, इतनी अट्रैक्शन है। यकीनन। तो हम ये इस्लामोफोबिया का एक बन गया है और लोग कहते हैं वाकई कुछ जगहों पर बड़ा इस्लाम का नाम लेकर लोगों को मिसगाइड किया जाता है, मुसलमानों पर जुल्म सितम किया जाता है, इस्लाम को बदनाम किया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए, अगर हम अपने मज़हब को वहाँ पर बात पेश करें, आप देखें कि अफ्रीकन हिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट अपार्थाइड एक ऐसा कॉन्सेप्ट था कि जहाँ पर गिविंग ऑफ स्टेटस, हाई स्टेटस टू वाइट पीपल, सेपरेट होम्स, गोरे लोगों के लिए अच्छे मकान होंगे, अच्छी पोजीशंस होंगी, उनके घर अलग होंगे, उनके मकान अलग होंगे, उनकी फैसिलिटीज़ अलग होंगी। यह अपार्थाइड का कॉन्सेप्ट था जिसमें काले लोगों पर जुल्म किया जाता था। अब ये गोरे ईसाई काले ईसाइयों पर जुल्म करते थे। ये पूरी तारीख है। इस्लाम ने इसके खिलाफ जंग की, मुसलमान आए, इस्लाम तो इसके खिलाफ है। अपार्थाइड के अलावा अफ्रीकी ममालिक में कॉन्सेप्ट स्लेवरी का था। मैंने देखा तो इस वक्त भी मोर देन 7 मिलियन पीपल आर स्लेव्स इन अफ्रीका। कैसे वो, मतलब गुलाम किस तरह है? मतलब वो गरीब लोग हैं, लोग उनको अपना गुलाम बना लेते हैं। अच्छा, मतलब उसी तरह गुलाम जिस तरह पहले 70 लाख लोग इस वक्त भी अफ्रीकी बड़े आजम में जो है बच्चों को गुलाम बनाया जाता है। अच्छा। 70 लाख के करीब। फिर फोर्स्ड मैरिजेस, फोर्स्ड स्लेव। तो लेकिन यूनाइटेड नेशंस का है इस सूरत हाल में कि इतनी गुलामी वहाँ पे आम है। जाहिर है कि वहाँ के लीडर्स का मामला है ना। यूनाइटेड नेशन की तरफ से ग्रांट आती है, लेकिन वहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वही अगर करप्ट होंगे, आने वाली ग्रांट्स जो आती हैं और एड्स जो आती हैं अगर वही खा जाएंगे, अगर आपका पॉलिटिकल सिस्टम ही देकर वो आपको इमदाद भेजेंगे। लेकिन अगर आपकी इमदाद का सही ट्रांसपेरेंट सिस्टम आप नहीं बनाएंगे तो वहाँ पर एजुकेशन नहीं है, लूट मार बहुत है, करप्शन बहुत है। अफ्रीकी ममालिक का मामला करप्शन का भी है बहुत। अच्छा। तो इस वजह से आने वाली इमदाद का सही इस्तेमाल नहीं होता। जितनी इमदाद अगर आती है बाहर ममालिक से, उसका अगर सही इस्तेमाल किया जाए, ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो, तो वहाँ के जो किंग, एक जो मोनार्की सिस्टम है उसने भी तबाह किया। एक सियासतदान 30 साल तक है, 40 साल तक वही सियासतदान है, फिर उसका बेटा होगा, फिर उसका बेटा होगा। इस सिस्टम ने उनके पोटेंशियल्स को, उन जगहों को सही यूज़ नहीं किया। मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन ये है, अफ्रीकी बाज़ ममालिक ऐसे हैं अगर उनको एक्सप्लोर किया जाए, मुसलमान ही एक्सप्लोर कर लें, वो जगह वल्ला वो स्विट्ज़रलैंड, पेरिस और दुबई से भी ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा। वो जो है उनमें हर तरह की खूबसूरती है। हमारे पाकिस्तान के लोग मरी, एबटाबाद और इन झीलों की बात करते हैं। वो अगर अफ्रीकी ममालिक में चले जाएं, वो कहेंगे क्या कश्मीर, क्या दुबई, क्या पेरिस, क्या स्विट्ज़रलैंड। क्या बात। अफ्रीकी ममालिक में इतनी खूबसूरती, इतनी यूनिक और डाइवर्सिफाइड खूबसूरती, उसकी झीलें जो है, लेकिन उन लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया। हम लोगों ने अपना ज़ाती फ़ायदा उठा लिया, ये हमने उसको हाईलाइट नहीं किया। तो बात आपने इस्लामोफोबिया से शुरू की थी। इस्लामोफोबिया जो है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी जो है किसी के मज़हब को लेकर, किसी की ज़बान को लेकर जुल्म करना, उसके कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद हैं। तो ये अफ्रीकी ममालिक में इस्लामोफोबिया का अंसर है, लेकिन बहुत ही कम है। बात ये कि मुसलमान खुद अपने आप को साबित करें, उन चैलेंजेस का मुकाबला करें। और आप देखें कि अफ्रीकी तारीख में एक बहुत सियाह तारीख कॉलोनियलिज्म की है। तो अंग्रेजों ने आकर बहुत जुल्म किया, हर मुल्क को अपनी कॉलोनी बनाया और उनकी सारी रिसोर्सेज लेकर जाकर अपनी कमाई की। तो एक बड़ी सियाह तारीख है। तो वहाँ का जो ईसाई और वहाँ के जो रहने वाले मकामी लोग हैं वो जानते हैं कि इस्लाम के खिलाफ आवाज़ उठाएं तो किस बात पर आवाज़ उठाएं। इस्लाम तो हमारे माशरे से बेहयाई ख़त्म करेगा। हमारे माशरे में हमें पहनने ओढ़ने का सलीका नहीं, हमें खाने का सलीका नहीं। हमारे यहाँ बग़ैर शादी के लोग रहते हैं, बगैर शादी के लोग 20-20 साल रह रहे हैं। एक पूरी तारीख़ है इसमें। लोगों में निकाह का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इस्लाम निकाह के कॉन्सेप्ट को करता है। हमारे यहाँ इस जो मिशनरीज़ हैं या चर्च के पादरियों के बड़े बड़े बेहयाई वाले किस्से मशहूर हैं। हर दिन अखबार में कोई ना कोई किसी ना किसी पादरी का मसला है। तो लोग अपने मज़हब से बेजार हैं, उनको सुकून चाहिए, सुकून की तलाश में। वो चाहते हैं कि हमारे अंदर एक स्पिरिचुअलिटी हो, रूहानियत हो, हम खुदा के करीब हों। जब इनको आखिरत की बात की जाती है तो इन्हें खौफ पैदा होता है। इनको कहा जाता है कि इस्लाम जो है शराब के ख़िलाफ़ है, बेहयाई के ख़िलाफ़ है, इस्लाम माँ बाप से मोहब्बत का दर्स देता है। तो कहते हैं ये बात हमें चर्च में तो नहीं सिखाई जाती।
तो ये इस्लामोफोबिया का एलिमेंट ना होने के बराबर है अफ्रीका। हमारे लिए खुला मैदान है, हम जाएं और इस्लामी अक़दार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौहीद की निशानियाँ उनको बताएं। जब मैं गांव देहातों में जाता हूं तो उनको मैं कहता हूं कि देखो खुदा ने तुम्हें पैदा किया, खुदा ने आसमानों को जो निशानियां हैं, बगैर सुतून के आसमान बनाए, हवा में उड़ने वाले परिंदे, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे खींचती है लेकिन परिंदे ऊंचे उड़ रहे हैं, किसने रोक के रखा भाई इनको? अल्लाह ने रोक के रखा है। फिर कुरान पाक में कि जानवरों में तुम्हारे लिए इबरत है, बच्चा पेट। अब वो गाँव देहातों की औरतें हैं, मैंने कहा कि तुम्हारे जिस्म से दूध है कितना साफ़ और शफाफ है, लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन, न इसमें गंदगी की आमिज़ है, ना खाने का रंग है। अब उनको बातें अट्रैक्ट करती हैं लेकिन बातें सारी कुरान की हैं, बातें सारी कुरान की। 9 महीने किसने तुम्हें रखा? 9 महीने तुम्हें किसने खुराक दी पेट में? वो औरतें कहती हैं वाकई ये तो खुदा है, हम किसी और को खुदा मान रहे थे, हम खुदा को भूल गए। तो मैंने कहा तुम चोरियां करते हो, जिस खुदा ने परिंदों को रिज़्क़ दिया, चूंटियों को तुम्हें भी रिज़्क़ देगा। तो ये बातें बिल्कुल बेसिक बातें हैं, उनको ट्रैक करती है, वो खुदा के करीब और दीन के करीब हो जाते हैं। और उन्होंने आपने उनकी लैंग्वेज मतलब सीख ली, अच्छी खासी है माशाल्लाह। इसमें तो मुझे बताएं कि इस्लामोफोबिया को तो हमने कॉम्बैट और एक तरीके से उसको हमने कैटर कर लिया। हमने इस्लाम का वो रुख पेश किया, वो जानते हैं कि इस्लाम में टेररिज्म नहीं है। आपको हैरानी होगी कि बाइबल में तलवार का लफ्ज़ सैकड़ों दफ़ा है, स्वॉर्ड का लफ्ज़, लेकिन कुरान पाक में कई बार भी तलवार का लफ्ज़ नहीं है। लफ्ज़ तलवार कुरान पाक में नहीं। तो ये बातें जब उनको पेश की जाती हैं, हम उनको कहते हैं कि आप देखें कि हम जब अपनी इबादत गाह में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, हम एब्लूशन वज़ू करके जाते हैं। बाइबल में भी ये लिखा हुआ है। आप तो चर्च में अपने शूज़ के साथ चले जाते हैं। हाँ। तो ये चीज़ें जब उनको पेश की जाती हैं तो वो समझ जाते हैं कि भाई इस्लाम वाकई सच्चा मज़हब। सही सही। अच्छा ये बताएं मुफ्ती साहब, माशाल्लाह 6 साल से वहाँ काम कर रहे हैं जी। 15 मस्जिदें बना दी, 4 स्कूल्स बना दिए, एक बड़ा दारुल बना दिया, कई लोगों को आपने वहाँ बुलाया, माशाल्लाह वहाँ पे वो काम भी कर रहे हैं लोग और स्कॉलर्स हैं, सारी चीज़ें हैं। अब आपका ये दिल नहीं चाहता कि अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँ, मैं थोड़ा सा और अफ्रीका को देखूँ जाके, या आपका ये दिल नहीं चाहता यार मैंने यहाँ बहुत काम कर लिया, एक सेटअप भी लगा दिया, तो मैंने अपनी एक अच्छी जिम्मेदारी यहाँ पे अदा कर दी, अब मैं बाहर से बैठकर भी, किसी और जगह से बैठकर भी मैं अगर लुक आफ्टर करूँ और साल में 1-2 बार टूर लगा दूँ, साल में 2 बार चला गया 6-6 महीने के गैप से, तो काम इंशाल्लाह बहुत अच्छा चलता रहेगा। तो क्या ये सोच आती है जहन में? ये बात आपकी सही है, आजकल हर शख्स यही सोचता है जो आप कह रहे हैं। जी जी। लेकिन हमारे उस्ताद और हमारे पीर व मुर्शिद ने हमें ये सबक सिखाया। वो कहते थे या तो किसी को अपना बना लो या किसी के बन जाओ। आदमी अपनी ज़िंदगी में किसी को फॉलो करे, तो हम अपने उस्तादों को फॉलो करते हैं। एक बहुत बड़े आलिम थे अल्लामा शाह तुराबुल हक, यकीनन उनके उस्ताद थे कारी मुस्लिउद्दीन सिद्दीकी या शाह मंदुरानी थे। इस तरह के अकाबरीन थे या हमारे जो औलिया कामिलीन थे, जब एक जगह का इंतखाब करते थे तो उसी जगह को अपना हेड क्वार्टर बनाकर उसी जगह पर बैठकर काम करते। मैं ये समझता हूँ कि मैंने जिस जगह का इंतखाब किया है, जब तक नसीब में है उसी जगह पे मेहनत कर लें और वहीं के टारगेट्स और वहीं की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर लें। बहुत है, मेरे लिए बहुत आसान है, मैं सफ़र करता रहा हूँ इधर उधर, लेकिन फिर ज़ाहिर है कि आदमी एक जगह रहकर जो काम कर सकता है ना। अक्सर हमारा जो मजहबी तबका आज मस्जिद की इमामत से कतराता है, ख़ास कर मेरा ताल्लुक़ मेमन कम्युनिटी से है। हमारे मेमन कम्युनिटी के लोग कहते हैं हमें मस्जिद की इमामत ही नहीं करनी है, उनको शर्म आती है, बोले ये हमारा काम नहीं है, हम जुम्मे की तकरीर करेंगे, हम इधर उधर काम करेंगे। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये काम हमारे उस्तादों ने हमें किया, हमें सिखाया, हमारे बुज़ुर्गों ने किया। हम यहीं पे रहकर हम अपनी मस्जिद के लोगों की तरबियत कर लें, ट्रेनिंग कर लें, उनकी फैमिलीज़ तक पहुँच जाएँ, फिर उस कम्युनिटी में काम करें। हम अगर इसी को अचीव कर लें ना, तो यही हमारा सरमाया, यही हमारा ट्रेजर है, यही हमारा सबसे बड़ा, समझे कि हमारा फिक्स एसेट यही है, हमारा करंट एसेट भी यही है, सब कुछ। हम अगर इसमें हम कामयाब हो गए तो फिर इसको मार्केट MBA में हमने पढ़ा था, फिर आप जाएंगे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, या जिस तरह आपका डायरेक्शन है तो आप फ्रेंचाइजिंग की तरफ जाएंगे। जी जी, वो नेक्स्ट फेज़ है। सही। फाउंडेशन पहले मजबूत करूँगा, अगर मैं समझूंगा कि मेरा काम इस कंट्री में मजबूत हो चुका है, इस शहर में, फिर इस कंट्री में, फिर जाकर आगे जाकर मैं मुल्क से बाहर जाने की सोचूंगा और फिर कहूँगा कभी कभार मैं यहाँ पर आ जाऊँ। लेकिन ऐसा काम होता नहीं है। आप जब तक फिज़िकली एक्सेसिबल लोगों के लिए नहीं होंगे, दूर दराज से लोग आपके पास आएंगे, उनकी आप खिदमत करें। अभी तो बहुत बड़े वहाँ पर काम यानी हो सकते हैं, एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस का क़याम, स्कूल का क़याम, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, एक पूरा जाल फैलाएं, तो फिर आगे जाकर ही आदमी सोचे। वो लोग बड़े अहमक हैं, अहमकों की दुनिया में रहते हैं, जो अपने इलाकों में काम ना करें और कहें कि मैं इस मुल्क में चला जाऊँ, इस मुल्क में चला जाऊँ, इस मुल्क में चला जाऊँ। यानी आपका जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, डूइंग नथिंग लुकिंग बिजी। इलाके में काम नहीं है
और कहने को मेरे पास ग्रीन कार्ड भी है, मैंने वहाँ पर तकरीर की, वहाँ पर तकरीर की। वल्लाह उनको पैगाम देना चाहता हूँ, वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली ना रही। आपकी बातों में, आपकी किरदार में कोई असर नहीं होगा, वक्ती उसकी अट्रैक्शन होगी, प्लेजर होगा। जिस तरह एक चाय की गर्म सिप में एक होता है, ठीक है ना, एक केक के लुकमे में मिठास होती है। आपकी तकरीर ने एक असर छोड़ दिया, लेकिन वो सोसाइटी में कोई आपका किरदार नहीं होगा, क्योंकि आप एक रोल मॉडल ही नहीं हैं। आपने अपने इलाके में काम नहीं किया, अपने शहर में काम नहीं किया, तो आप किस तरह बाहर ममालिक में जाकर आप काम कर सकते हैं। पहले अपने जो है, आप अपना जो है अपना फाउंडेशन, अपना इलाका मजबूत करें। बहुत बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि हम अपनी पॉडकास्ट को इख्तिताम करें, और बहुत माशाल्लाह अपने आंखें खोल देने वाली जो है गुफ्तगू की, और दुआ करते हैं कि इस गुफ्तगू से असर भी पैदा हो, यानी लोग इससे सीखें और इसको अपने लिए मशाल राबी बनाएं। और नाज़रीन, इसी के साथ मुफ्ती साहब के शुक्रिया के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए मेहमान, किसी नई पॉडकास्ट में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।